अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात बाबा बौखनाक की कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनके प्रति लोगों की अपार आस्था है। इन्हीं में से एक है बाबा बौखनाक। जब से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में हादसा हुआ है तब से बाबा बौखनाक को लेकर चर्चा का दौर शुरू हुआ है। 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर रोज सुरंग के बाहर पुजारी समेत कई लोगों को बाबा बौखनाक की पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद भी विदेशी एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स बाबा की पूजा करते नजर आए। लोगों की मान्यता यह है कि बाबा बौखनाक की कृपा से ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता मिली है। एक सुरंग, 41 मजदूर और 400 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जब सफल हुआ तो हर किसी ने राहत की सांस ली और शुक्रिया अदा किया बाबा बौखनाक का। और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। सिलक्यारा सुरंग के बाहर बाबा बौखनाक का ये अस्थायी मंदिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री धामी से लेकर विदेशी एक्सपर्ट्स तक, मजदूरों से लेकर इंजीनियर्स तक को कई बार बाबा बौखनाक के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते देखा गया। यहां तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद 18वें दिन भी ऑस्ट्रेलियाई सुरंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ बाबा बौखनाक की पूजा अर्चना की। ये पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। कल तक यहाँ लगातार 17 दिन तक चहल पहल रहती थी। तमाम मीडिया कर्मी, तमाम रेस्क्यू एजेंसीज के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर जो है इधर उधर दौड़ते दिखते थे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होते ही 41 मजदूरों के सकुशल वापसी के बाद अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन जो यहाँ पर एक बात उभर कर के सामने आई है कि भगवान बौखनाक का प्रकोप इस टनल हादसे को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बार बार इस बात को कहते हुए देखे गए कि बौखनाक की पूजा अर्चना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के उनके द्वारा मानी गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सिलक्यारा सुरंग के निर्माण के दौरान टनल निर्माण कंपनी ने बाबा बौखनाक के मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसी कारण बाबा बौखनाक नाराज हो गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जब हादसा हुआ और सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो बार बार ऑपरेशन में दिक्कत आई। कभी मशीनें खराब हुई तो कभी पत्थर के कारण ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इतनी अड़चनों को देखते हुए निर्माण कंपनियों के अधिकारियों ने बाबा बौखनाक के आगे प्रार्थना की। यहां तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही 23 तारीख को जब बाबा बौखनाक की डोली वहां से गुजरी तो इस डोली को सुरंग के अंदर भी ले जाया गया। ये तस्वीरें उसी पल की हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके बाद ही रेस्क्यू टीम को 41 मजदूरों को बचाने में सफलता हासिल हुई। इसकी इतनी महानता है कि दुनिया इसको मानती है। अगर कोई गाड़ी या 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेना चाहते हो तो राड़ी जाकर लोग पहले सैंपल देते थे। यहाँ पे भी जब कंपनी आई तो आरके सिंह ने यहाँ पे 2 दिन तक पूजा करवाई। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, यहीं पे टनल के सामने दिख रहा है। और उन्होंने जो है इन लोगों के जो अंदर जो हमारे जो लोग हैं उनको सफलता के लिए कहा। नागांव में पहाड़ों के बीचों बीच बाबा बौखनाक के प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर साल मेला लगता है। मान्यता यह है कि नए शादीशुदा जोड़े और निसंतान लोग सच्चे मन से और नंगे पैर इस त्योहार में भाग लेने के लिए आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा बौखनाक की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के बीच बाबा बौखनाक की कई चमत्कारी कहानियां प्रचलित भी हैं। बाबा के इन्हीं चमत्कारों की वजह से स्थानीय लोग बाबा बौखनाक के प्रति अपार आस्था रखते हैं। हम मौजूद हैं राड़ी पीक पर। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ स्थान है। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है जो भगवान बौखनाक उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित है और ये मंदिर काफी पौराणिक महत्ता को लिए हुए है। यहाँ पर
जो भी तीर्थयात्री या यहाँ के स्थानीय निवासी अपने वाहन को लेकर के गुजरते हैं तो ये वाला स्थान मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि दिखाएं। ये यहाँ पर जो है श्रीफल को फोड़ा जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति है, ये यहाँ पर जो है श्रीफल को फोड़ रहे हैं और इस श्रीफल के अंदर का जो गिरी होती है उसे भगवान बौखनाथ के इस मंदिर में चढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे इस श्रीफल का? ये हमारी मायके के दिव्य हैं, जय बाबा बौखनाथ की। और हमारी आप लोगों ने कल इसकी महत्ता देखी होगी कि हमारे बाबा बौखनाथ के द्वारा जो 41 श्रमिक के अंदर फंसे हुए थे वो आसानी से कल, क्योंकि बाबा बौखनाथ ने बोला था कि मंगलवार शाम तक वो किसी भी हालत में निकल जाएगी, तो आपने साक्षात उसका उदाहरण देख लिया है। तो इतनी बड़ी महत्ता है हमारी बौखनाथ बाबा की और हम चाहते हैं कि हमारे जो बौखनाथ बाबा है इसकी महत्ता हमेशा बनी रहे। सुरंग से मजदूरों को सही सलामत निकालने के बाद और बाबा बौखनाथ के प्रति लोगों की इसी अपार आस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बाबा बौखनाथ का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हमारे साथ उस रैट माइनस की टीम के कुछ सदस्य भी जुड़ गए हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आखिरी चरण में निर्णायक भूमिका निभाई है। और इन लोगों से ही जानते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे टनल में मौजूद मलबे को चीरकर पूरा रास्ता बनाया। सुबह 5 बजे यहाँ पे आ गए, आके हमने देखा इसमें 10 मीटर काम बता रहे थे, 18 मीटर काम हुआ इसमें। और ये मेरी पूरी टीम है, ये मेरी पूरी टीम है। इन्होंने बहुत मेहनत से काम करा। जो हमें 10 मीटर काम करना था 18 मीटर काम करा हमने 26 घंटे में। और बहुत कठिनाई आई फिर भी हम रुके नहीं। हमारी टीम बिल्कुल हौसला अफजाई, इन्होंने तोड़ा नहीं अपना हौसला और इनका हौसला बिल्कुल चलता रहा। और इन्होंने बहुत, हमारे जितने भी इन्होंने बहुत हिम्मत जताई है और कामयाब करके हटे। तो हौसला तो आपका वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जब आप लोग पाइप के रास्ते अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले मलबे को देखकर आपने अंदाजा क्या लगाया था? आपका आंकलन क्या था? मलबा हटाते वक्त किन किन अड़चनों का सामना आपको करना पड़ा? दिमाग में तो मैम बहुत कुछ चल रहा, कठिनाई भी बहुत दिखी है इसके अंदर। जो हम अंदर जाके पाइप के अंदर जब हमने देखा था, जब ओवर कटर वगैरह मशीन से बाहर निकाला हमने, जाल था उसके अंदर 32 mm सरिया का जाल था और जी काफी मोटी मोटी प्लेटें थी, गार्डर थे। हमें लगा था ये बहुत नामुमकिन है, मगर एक जज्बात, एक जुनून अपने देश के लिए और अपने मजदूर भाइयों के लिए, इसलिए हमने हिम्मत नहीं तोड़ी। जैसा भी हो उस काम को हम अंजाम देके जाएंगे। इसलिए हमने किसी भी लड़के ने कोई भी ऐसी बात ना करी कि जैसे हम कामयाब ना हो, मगर हमने इसे हिम्मत से जैसे भी चाहे पूरी मेहनत करी। होना तो ना हो, ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया तो हमने इसको कामयाबी पाई। इसमें कोई दो राय नहीं। आज हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी हिम्मत और हौसले की सराहना भी हो रही है। लेकिन आपकी अपने परिवार वालों से बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपके इस काम को लेकर? हमारे मन में तो खुशी है, बहुत खुशी है जी। जी घर वाले भी खुश हैं, बहुत अच्छे फील करा, बहुत इज्जत मिली है हमारे यहाँ। सभी लोग इज्जत दे रहे हैं। हमारे जी जनरल रावत जी भी थे और भी सरकारी डिपार्टमेंट यहाँ के MP MLA और लोकल में भी जो निगम पार्षद हुए जैसे कि महापौर वगैरह, हमें सबने बहुत सम्मान दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश है हमारा, बहुत सीने से लगाया उन्होंने, हमें बहुत शाबाशी दी। और एक्चुअली क्या बहुत भीड़ भड़का ज्यादा थी, मिलिट्री कैंप्स थे, वो बहुत थोड़ा सा इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं हो पाई उनकी। उन्होंने हमें गले से लगा के शाबाशी दे के और हम फिर थोड़ा सा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते बात मौसम की मिजाज की कर लेते। दिसंबर का महीना नजदीक आते ही पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ मैदानी राज्यों में बारिश के बाद लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्दी ही एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसके असर से बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है और लोगों को भी कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना नजदीक आते ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है, जिसकी गवाही देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी राज्यों में बारिश के बाद ठंड और कोहरे का भी असर साफ दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की हैं।
इन दोनों ही जगहों पर बर्फबारी के चलते तमाम पहाड़, पेड़ पौधे और रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फबारी का ये दौर शुरू हुआ तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली, लिहाजा सर्दी से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों के अलावा अलाव का भी सहारा लेना पड़ा। उधर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। शिमला के मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में राज्य में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। मध्यवर्ती और ऊंची पहाड़ियों में 1-2 स्थानों पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है और 30 तारीख को प्रदेश में मध्यवर्ती और ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है और मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। शिमला के तापमान ज्यादा चल रहे हैं तो शिमला में अभी आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना नहीं है। बर्फबारी की संभावना जो है जो ऊंची पहाड़ियों में है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है, जिसके असर से तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरते ही ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। अभी जो लग रहा है एक के पीछे दूसरा आ रहा है तो ज्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं आएगा क्योंकि बादल छाए रहेंगे पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ये बादल आपका अगला 3 से 4 दिन तक रहेगा। थोड़ा बहुत 1-2 जगह में बारिश का भी होने का संभावना है मगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा नहीं। उसके बाद आपका जब भी ये निकल जाएंगे उसके बाद आपका थोड़ा बहुत टेम्परेचर गिरने की संभावना है। भारत के अलावा दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इस वक्त भीषण बर्फबारी और ठंड की चपेट में है। यूक्रेन से लेकर रूस तक इन दिनों हो रही बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है तो वहीं बर्फीले तूफान के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। इन हालात के बीच भी सरकारी एजेंसियां मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने में जगह जगह जुटी हुई हैं। कहीं बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम किया जा रहा है, कहीं फंसी हुई गाड़ियों को निकालने में एजेंसियां जुटी हुई हैं, तो कहीं बर्फीले तूफान में घिरे पेड़ों को आरी से काटा जा रहा है। कमोबेश ऐसे ही हालात इन दिनों जोमनी में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड से अंकित शर्मा, शिमला से विकास शर्मा और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज देश में हिट स्पीच की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में नोडल अधिकारी की नियुक्तियों से जुड़ा स्टेटस बताने की बात कही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में 28 राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का हवाला दिया था, जिसमें गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु जैसे अहम राज्यों के नाम शामिल नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस जानने के लिए इन राज्यों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होनी है। उससे पहले चारों राज्यों को अपना अपना जवाब दाखिल करना होगा। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान एएसजी वीएस नटराजन ने यह कहा कि 28 राज्यों ने अब तक अपने जवाब दाखिल किए हैं। 28 राज्यों ने अपने यहाँ नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। केरल, बंगाल और कुछ राज्य हैं जिनमें अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, लेकिन जब कोर्ट ने इस बारे में पूछा तो बंगाल सरकार के वकील ने यह कहा कि उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है और अपना नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 11 अक्टूबर को इस मामले में सभी राज्यों के सचिवों की, मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कोर्ट के आदेश को बताया गया और ये बताया गया कि किसी भी राज्य में अगर हेट स्पीच को लेकर कोई ऐसी घटना होती है, पहले तो उसे रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, साथ ही अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें कैसी कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है, आपने क्या प्रक्रिया तय की है, उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने सभी राज्यों से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वो किन किन राज्यों ने जवाब दाखिल नहीं किए हैं और बाकी राज्यों के जवाब क्या है उसका कंपाइलेशन करके उसको दें। 8 हफ्ते की मोहलत दी गई है सभी राज्यों को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए। 5 फरवरी को अगली तारीख तय की गई है, यानी अगली तारीख पर कोर्ट ये देखेगा कि बाकी राज्यों ने क्या क्या जवाब दाखिल किए हैं और जिन राज्यों ने अगर नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है तो आखिर क्यों
उसके पीछे वजह क्या है, उन सारी चीजों को कोर्ट देखेगा और उसमें आगे जवाब दाखिल करेगा। यानी कुल मिलाकर आज की सुनवाई महत्वपूर्ण थी और आगे 5 फरवरी की सुनवाई इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। संजय शर्मा, दिल्ली। पहले ही सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर एक गंभीर अपराध इसे बता चुका है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि जिस दिन राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हो जाएंगे उस दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने साफ किया था कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर आरोपी के खिलाफ बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज की जाए और अगर केस दर्ज करने में देरी होती है तो फिर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। हेट स्पीच को आम बोलचाल की भाषा में भड़काऊ भाषण कहा जाता है। हालांकि हेट स्पीच की परिभाषा का दायरा इससे कहीं बड़ा है। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शंस के मुताबिक हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, इससे विस्तार से समझते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर कोई संवाद किसी की पहचान, उसके देश, उसकी भाषा, तौर तरीके, जाति, धर्म और रंग को बुरा बता रहे हैं तो वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। नफरत फैलाने के लिए संवाद का तरीका सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखने या फिर इशारों में भी इस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। हेट स्पीच का एकमात्र मकसद किसी जाति, धर्म, नस्ल या फिर जेंडर को दबाना या खत्म करना होता है। अगर वक्त रहते हेट स्पीच पर लगाम न लगे तो वो देखते ही देखते हेट क्राइम में तब्दील हो सकती है जो लिंचिंग, नरसंहार या सामूहिक बलात्कार जैसे खौफनाक अपराधों को जन्म देते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, नफरत में सबसे मजबूत इमोशंस होते हैं। प्यार के बदले नफरत ज्यादा तेजी से फैलती है। साल 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध किया था जिसमें ये बात साबित भी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नफरत से जुड़े इमोशंस की वजह से लोग जल्दी समूह में एकजुट हो जाते हैं और आपस में मदद करने लगते हैं। अब बात मलेशिया में भारतीयों के लिए आई अच्छी खबर की। घूमने फिरने के शौकीनों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब सस्ते में आप मलेशिया की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा पॉलिसी में बदलाव किया है और इस नए नियमों के मुताबिक 1 दिसंबर से भारतीय पर्यटक बिना वीजा मलेशिया में दाखिल हो पाएंगे, यानी उनकी वीजा फ्री एंट्री होगी। मलेशिया पहुंचने के बाद 30 दिन तक बिना वीजा के वो रह भी सकेंगे। हालांकि भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का 30 दिन का यह नियम कितने समय तक लागू रहेगा ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है। मलेशिया के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल वहां जनवरी से जून के बीच 90,16,000 पर्यटक आए थे, जिनमें भारत से 2,83,885 पर्यटक शामिल हैं। कोविड महामारी से पहले यानी 2019 में इसी अवधि के दौरान भारत से 3,54,486 लोग मलेशिया घूमने के लिए गए थे। भारतीयों को फ्री वीजा देने की शुरुआत श्रीलंका ने की थी, जिसके बाद थाईलैंड, फिर वियतनाम और फिर मलेशिया भी उस लिस्ट में जुड़ता गया। मलेशिया की तरफ से वीजा फ्री एंट्री का फैसला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कोविड महामारी की वजह से मलेशिया में भी भारतीय पर्यटकों की संख्या घटी थी। पर्यटन सेक्टर को बड़ा धक्का लगा था और पर्यटन सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए ही मलेशिया ने यह कदम उठाया है। मलेशिया के साथ साल 1957 में स्थापित किए गए राजनयिक संबंधों को 66 से ज्यादा साल हो चुके हैं। करीब 3 करोड़ 43 लाख आबादी वाले मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 27,50,000 के करीब है, जो वहां की कुल आबादी का करीब 9% है। भारतीय मूल के कुल लोगों में 90% लोग तमिल भाषा बोलने वाले हैं। 10% लोग भारतीय हैं जो कि तेलुगु बोलते हैं, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी और दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं। मलेशिया में करीब 1,30,000 भारतीय प्रवासी काम भी करते हैं और जिन देशों से मलेशिया में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं उनमें भारत 6ठे नंबर पर है और उसी तरीके से भारत में जिस देश से ज्यादा पर्यटक आते हैं उनमें भी मलेशिया 6ठे नंबर पर है।